नमस्ते प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 9वां पाठ, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी मुख्य सहायक होना। और इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक का परिचय देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हो गया और इनकी मृत्यु 1978 में हो गई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। यानी जगदीश चंद्र माथुर जी एक सीनियर साहित्यकार थे और ये सभ्यता को मानने वाले व्यक्ति थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। योगदान यानी सहयोग। जगदीश चंद्र माथुर जी ने आकाशवाणी पर काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। जगदीश चंद्र माथुर एक विख्यात नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। अब देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यार्थी मित्रों, रीढ़ की हड्डी इस पाठ की विधा है एकांकी। एकांकी यानी नाटक का लघु रूप, एक अंक का नाटक कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है, यह देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका में लेखक ने स्त्रिया की शिक्षा का कितना महत्व है, यह इस एकांकी में दिखाया है। समाज में दकियानुसी यानी पुराने विचार पर प्रहार यानी आघात करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया। इस एकांकिका के माध्यम से समाज में जो पुराने विचारधारा के लोग हैं, उस विचारों के ऊपर आघात करते हुए इस एकांकिका के माध्यम से नारी को सम्मान, महत्व उन्होंने एक एकांकिका के माध्यम से दिया है। अब देखते विद्यार्थी मित्रों, रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका का सरल अर्थ। पात्र उमा सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का नौकर। ये एकांकिका के विद्यार्थी मित्रों पात्र है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे में आते हुए जीन महाशय यानी साहब, श्रीमान की पीठ नजर आ रही है। वह अधेड़ उम्र के यानी लगभग 50 वर्ष की उम्र के। एक तख्त यानी लकड़ी से बनी हुई चौकी, एक तख्त को पकड़ते हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब विद्यार्थी मित्रों, रामस्वरूप क्या कहता है वह देखते हैं। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रख जाने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब, रामस्वरूप कहता है जरा तेज आवाज में, ऊंची आवाज करके रामस्वरूप अपने नौकर रतन को कहता है। और क्या करेगा, परमात्मा की अक्ल बट रही थी तो देर से पहुंचा था क्या। तब रामस्वरूप अपने नौकर के ऊपर ऊंची आवाज में चिल्लाता है और परमात्मा ने ईश्वर के अजब अक्ल बांटी जा रही तो देरी से पहुंचाता क्या, बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया। और रामस्वरूप अपने नौकर रतन को कहता है कि आपका जो पसीना बह रहा है वह किस लिए आप पसीना बहा रहा है। पसीना बहाना है मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों। पसीना बहाना यानी बहुत परिश्रम करना। रतन कहता है, रतन यानी रामस्वरूप का नौकर कहता है, तख्त बिछाता है, ही की आवाज करता है।
राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। विद्यार्थी मित्रों, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 2 वाद्यों के नाम लिखिए। तो एक है विद्यार्थी मित्रों हारमोनियम और दूसरा है सितार। हारमोनियम और सितार राम स्वरूप अपने नौकर रतन को लाने के लिए कहता है, और वह हारमोनियम और सितार लाने के लिए रतन उनकी पत्नी यानी प्रेमा के रूम में जाता है और वह दरी बिछाता है। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। तब रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है, आपकी जो लाडली बेटी है वह मुंह फुलाए यानी मुहावरा है, नाराज होना। आपकी जो लाडली बेटी है उमा, वह नाराज हुए बैठी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? तब रामस्वरूप प्रेमा को पूछते कि रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को पूछते कि आपकी बेटी उमा क्यों नाराज बैठी है। प्रेमा, तब रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा उनका जवाब देती है, तुम्हें तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तब रामस्वरूप कहते हैं, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीना यानी विद्यार्थी मित्रों रीति रिवाज के हिसाब से जो मेहमान आने वाले हैं उन मेहमानों के सामने अपने जो रीति रिवाज है रीति रिवाज के सामने आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे है, खुद यानी स्वयं, जो उनके यहाँ लड़की देखने के लिए जो मेहमान आने वाले थे वह स्वयं पढ़े लिखे है, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा को समझाते हैं, जो मेहमान आने वाले हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं देखना चाहते हैं। तब प्रेमा कहती है, और लड़का कितना पढ़ा है? यह प्रेमा अपने पति रामस्वरूप को पूछती है। रामस्वरूप कहता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, बाप से बढ़कर बेटा होना, यह कहावत है। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है। उन्होंने बीएससी की, जो लड़का देखने के लिए आने वाला था उसने बीएससी की, अब वह लखनऊ में पढ़ता है। विद्यार्थी मित्रों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और वह पढ़ाई कर रहा है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, और क्या करूं, मजबूरी है। विद्यार्थी मित्रों, जो लड़का उमा को देखने के लिए आने वाला था वह लड़का मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जो शादी के लिए जो लड़की देख रहा था वह कम पढ़ी लिखी लड़की देख रहा था, रतन। बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में रामस्वरूप का रतन कहता है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। तो रामस्वरूप अपनी पत्नी उमा को कहता है, प्रेमा को कहता है कि वह थोड़ा उन्होंने गा भी देना चाहिए। तुम मेहमानों से हाँ आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तब रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी को कहते हैं कि हमारा मकान घूमने में आपको कोई तकलीफ यानी परेशानी तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते, खंकार कर यानी खांसते हुए, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तब गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहते कि आपका मकान तांगे वाला जानता था, इस वजह से हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। रामस्वरूप हाँ लड़के की तरह मुखातिब होकर, मुखातिब यानी सामने, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड यानी सप्ताह खत्म होते मैं चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तब रामस्वरूप शंकर को कहते हैं कि आपका कोर्स यानी सिलेबस समाप्त होने को साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल या 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीके बदलते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस से बातचीत हो जाए। रामस्वरूप